Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. तो साथियों आज जो है सितंबर महीने में आए हुए हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ। आईएएस वाले एग्जाम में खुद भी एग्ज़ाम दिया है, मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों से अब मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है तो इंटरेक्शन होता है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया हो उनसे भी इंटरेक्शन होता है। अल्टीमेटली देखिए अब हमारे पास क्रिटिकल टाइम है। अब 3 मंथ्स यानी कि 90 दिन से भी कम का टाइम है। अल्टीमेट जो सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका जो भी काम कर रहे हो वहां पर रिवीजन 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन ये कि भाई आपने जो भी शेड्यूल बना लिया है, जो भी स्केड्यूल आपने बना लिया है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। एटलीस्ट 80% तो अभी आप फॉलो करिए ही, क्योंकि अब हमारे पास टाइम क्रिटिकल आ गया है तो उतना तो करना ही। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि मान लो आपने ये वाली सीरीज पकड़ ली कि हाँ भाई मैंने साल भर करंट अफेयर्स प्रॉपरली खुद से तैयार किए नहीं थे या प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, तो अब मान लो ये मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप फिर इसके अकॉर्डिंग करते रहो। कम से कम 2 से 3 बार आप देखने का लक्ष्य रख लो। अगर आप फिर मैगजीन ये वाली जो है हमारे चैनल में जाके देखो, अगर उसमें कम टाइम लगता है तो आप वहाँ से पढ़ लो। अदरवाइज कई बार मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ तो आप इसी को डुअल स्पीड से सुन लो तो 2 से 3 बार का आप टारगेट रख सकते हो और अभी से आप करो तो भी आप कंप्लीट कर लोगे। तो कंसिस्टेंसी मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने एक चीज़ पकड़ ली तो फिर उसको करते रहो। ऐसा नहीं कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ये नहीं जमा, कोई और का देखने लगा, ये सब उससे रिजल्ट नहीं आएगा और अल्टीमेटली डिसिप्लिन होकर ही आपको काम करना है। तो चलिए अब ज़्यादा ज्ञानबाजी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है यहाँ पर भारत और सऊदी अरब के संबंधों को लेकर आया हुआ है। अब यहाँ पर मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब जो है इंडिया का एक जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर है और हमारा वो स्ट्रेटजिक अलायंस है एक सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम इस आर्टिकल में जो है ये देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी काम की इंफॉर्मेशन है। दूसरा भारत बांग्लादेश संबंधों के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, तो ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। हम ये देखेंगे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर एससीओ का समिट हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में और वहाँ से समरकंद डिक्लेरेशन कुछ निकल के आया है। और दूसरी चीज़ ईरान को एससीओ के 9वें मेंबर के तौर पर शामिल किया गया, तो वो इन्फॉर्मेशन देखनी है। हालांकि एससीओ के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं। फिर रसिया का जो ईस्टर्न क्षेत्र है वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, तो उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ देखेंगे। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो आपदाएं आती हैं उनको कम करने के लिए एक पहल की बात करी गई है क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा। और यहाँ पर कुछ और पहलें हैं जो पहले से चल रही हैं, जैसे कि सेंड्राई फ्रेमवर्क है, IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसके बारे में बात करेंगे। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पर 2.6 यानी कि छठवां जो यहाँ पर न्यूज़ आइटम है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि भाई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इनको अपनी प्रणाली में सुधार करने की ज़रूरत है अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए। इसके बाद फिर कुछ और ब्रीफ में आर्टिकल हैं तो उनको भी हम देखेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये वाला जो न्यूज़ आइटम है ये हमारे लिए मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ काम की बात निकल कर ये आई है कि भाई रुपया रियाल के व्यापार की कुछ बात चल रही है, तो इसके लिए जो नोस्त्रो अकाउंट बोस्त्रो अकाउंट वगैरह होते हैं वो हम इकोनॉमी के सेगमेंट में देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे करी जाती हैं। फिर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी LNG अवसंरचना और ये सब है। चूँकि हम वहाँ से क्या सऊदी अरेबिया से बहुत सारा पेट्रोल और गैस वगैरह इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ये सब जो भी इनिशिएटिव है वहाँ पर सऊदी अरेबिया से हम लाभ उठा सकते हैं। कुछ हम अपनी चीज़ें वहाँ पर साझा कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और बाकी सब चीज़ों को लेकर। हम यहाँ से बहुत सारा श्रम जो है हमारे यहाँ पर वो भी एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया को, तो ये चीज़ें हैं। हालांकि इसमें ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए काम की उतनी डायरेक्टली नहीं बनती हैं। कुछ अगर यहाँ पर तथ्यात्मक बात करें तो 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे दोनों देशों के बीच में, यानी कि डिप्लोमेटिक कार्यालय वगैरह बने एक दूसरे के देशों पर, और फिर सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टार्ट हुए दोनों देशों के बीच में। फिर 2000 जो 6 है 2006, इसमें जो है संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए, गति देने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को हस्ताक्षर किए गए थे। 2010 में जो है दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने के लिए रियाद घोषणा पत्र पर साइन किए गए थे।
स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि अब इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे हमारे तो मान के चलो भाई अफ्रीका का कोई देश है, कोई भी देश हो, उनके साथ भी संबंध है, नाइजीरिया के साथ भी संबंध है, मिस्र के साथ भी संबंध है, बाकी सब देशों के साथ भी संबंध है। लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर एरिया आपको मुहैया कराता है। जैसे कि आपके जो एनर्जी सेक्टर हैं, डिफेंस सेक्टर हैं, वहाँ पर आप एग्रीमेंट वगैरह करते हो, फॉर्मल्स जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन ये मिलिट्री अलायंस जैसा नहीं होता है कि भाई बिल्कुल बाहर होगा तो वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, वैसा नहीं। लेकिन बड़े स्तर पर व्यापक संबंध विकसित किए जाते हैं। फिर कुछ और इस चीज़ को गति देने के लिए 2019 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया गया है। तो ये चीज़ें काम की थी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया का, तो ये आप जाकर प्रॉपर कवर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल जो रिलेशन में या अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल जो मैप है, वैश्विक जो मैप है, उससे संबंधित बहुत सारे अच्छे मैप्स निकालकर मैंने चैनल में शेयर किए हूँ, तो आप वहाँ पर से ही चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो मैप आप वहाँ से देख लीजिएगा, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर हाँ पॉसिबल होगा तो कोई मैप का वीडियो हम प्रॉपर एक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि एक एक्सरसाइज होती है मिलिट्री, और एक्सरसाइज होती है मतलब द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये, अल मुहद अल हिंदी। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ, भारत के साथ होता है। फिर बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो मेंस की जानकारी है, तो हम उसके बाद में करेंगे, प्री के बाद देखेंगे। फिर ई थावतीक प्रणाली है, ई थावतिक प्रणाली के साथ ई माइग्रेट प्रणाली को एकीकरण किया गया है ताकि हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं उनके लिए और आसानी हो। तो इस पर कल भी हमने चर्चा की थी। अगर आप उस सीक्वेंस में समझते रहेंगे और पहले वाले जो वीडियोस हैं वो देखते रहेंगे तो और आसानी हो जाएगी आपको। बाकी मेंस के आर्टिकल है, मेंस के लिए ही बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम कवर करने लायक हैं। फिर इसके बाद जो है अब्राहम एकॉर्ड की बात करी थी हमने कि अब्राहम एकॉर्ड क्या है। इसराइल और जो अन्य अरब देश हैं उनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक पहल की गई है। और यहाँ पर कुछ एक नई बात करी गई कि भारत, इसराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, मिस्र वगैरह इन सबको मिला के भी कुछ एक उसकी बात की जाए कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ गठबंधन में कुछ चीज़ निकल के आए। ये वार्तालाप की चीज़ें अब ये इसलिए है कि भाई जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, कि वहाँ की भाई वो देश की जोग्राफी है या वहाँ पर कोई पोर्ट वगैरह है, तो उसकी जो जोग्राफी है वो पॉलिटिक्स को कैसे सेव कर रही है। क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या है, अरेबियन पेनिनसुला में उसकी जोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल में आता है और बड़ा कंट्री है। और मुस्लिम वर्ल्ड में क्या है, वहाँ पर मक्का मदीना वगैरह भी है, तो सब देशों को वहाँ पर तो जाना पड़ेगा ही। तो सऊदी अरेबिया का जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जियो इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल है कि मतलब भूगोल का इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भाई वहाँ से हम एनर्जी का इम्पोर्ट, जो एनर्जी के संसाधन है, पेट्रोलियम वगैरह है, नेचुरल गैस है, इंपोर्ट करते हैं काफ़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी यही सब बातें हैं। फिर जो है मेंस के लिए देखें। इसी टाइप से भारत और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, भारत बांग्लादेश संबंधों में, तो ये भी जो आर्टिकल है वो मेंस के लिए ही है कि भाई इसमें क्या है कि क्योंकि भारत और बांग्लादेश तो पड़ोसी देश हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है। तो वहाँ पर न्यूज़ क्या थी, क्यों ये टॉपिक आया है, ये सब मुद्दे की ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। कोई बड़ी विजिट होती है तो हम उसका मेंशन जरूर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग वगैरह जब करते हैं प्रॉपरली। कुछ अगर फैक्चुअल बात करें हम यहाँ पर, तो जो समझौते वगैरह रिसेंटली कुछ समझौते हुए हैं, तो यहाँ पर ये नदियों वगैरह के जो जिक्र होते हैं, कई बार चेक पोस्ट की जानकारी होती है, ये हमसे कुछ हमारे लिए काम में आ सकती है। जैसे कि बराक नदी कुसियारा और सूरमा नदी में विभाजित हो जाती है। बराक नदी जो कुसियारा और सूरमा नदी में विभाजित हो जाती है भारत बांग्लादेश की सीमा पर, यहीं पर कुसियारा बराक की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में आ जाती है। तो जब आप नदी का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर एक बात की गई है खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना। तो ये क्या है, वर्तमान में जो गैदे दर्शना भारत में है और खुलना बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है, उसी के तौर पर रूपसा पुल जो है उसी परियोजना के अंतर्गत उसका एक हिस्सा ये निकल कर आया है, रूपसा पुल। इसके बाद पार्वतीपुर कौनिया रेलवे लाइन जो पहले से मौजूद जो बिरोल जो बांग्लादेश में है और राधिकापुर जो पश्चिम बंगाल में, इस बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर को जोड़ने का काम करेगी। फिर कनेक्टिविटी की और कुछ बात करें तो एक अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल है, PIWTT। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो चिलाहाटी बांग्लादेश में है और हल्दीवाड़ी भारत के बीच में रेलवे लिंक को बहाल किया जाएगा, ये बात करी गई है। तो ये थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट की जो भी कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोजेक्ट्स थे आपको उनको ध्यान में रखना है।
इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो कुछ और परियोजनाओं की बात करी गई है, तो ये आप जो है देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत और बांग्लादेश कौन कौन से संगठन, तो ज़्यादातर उप क्षेत्रीय जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन उनके हिस्से हैं। हमने पहले भी बात करी है सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, BBIN और IORAC, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORA, तो उसके बारे में बात की। तो ये उसके मेंबर हैं, कुछ संगठन के बारे में हम आगे देख लेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ है कि SCO के जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्र प्रमुखों की जो परिषद है, उसका 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में संपन्न हुआ और इसके बाद समरकंद डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। अब है क्या कि भाई ये जो समरकंद डिक्लेरेशन है, इसमें 3 चीज़ों की बात की गई है कि भाई जो आपसी वार्ता और परामर्श के माध्यम से जो भी मतभेद हैं इन देशों के बीच में, उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालने हेतु प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उसके बाद जो आतंकवादी और अलगाववादी और उग्रवादी संगठन हैं, हमने रैट्स की बात की थी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो उसके लिए बोला गया है कि इससे संबंधित जो मैकेनिज्म है SCO के अंतर्गत, तो उसमें बोला गया कि आतंकवादी और अलगाववादी उग्रवादी संगठनों की सूची तैयार करने के लिए समान सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को विकसित करने की बात करी गई है और परमाणु हथियारों के अप्रसार और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए बोला गया है कि हाँ भाई इसका के लिए हम मिलकर कंटिन्यू काम करते रहेंगे। फिर क्या है कि SCO की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, तो यहाँ पर और भारत जो है इस अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा 2023 में। वाराणसी जो हमारा शहर है भारत में, उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ताकि इस माध्यम से कहीं पर भी अगर ये मीटिंग आयोजित की जाती है तो उस जो कंट्री का वो जो पर्टिकुलर जिला है या पर्टिकुलर वो जो क्षेत्र है उसको प्रमोट किया सके पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात थी। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया कि ईरान को संगठन के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब देखिए SCO के बारे में हम रिपोर्ट जो भी इन्फॉर्मेशन उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले मंथ्स में हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर चीज़ ये है कि जो 8 मेंबर थे SCO के, पहले 6 थे, फिर भारत और पाकिस्तान जुड़े, अब ईरान भी इसमें शामिल हो गए, तो इसके टोटल 9 मेंबर हो गए हैं। और इसलिए ये फिर से जो है जो हमारा UPSC प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए एक रिसेंट मटेरियल बन जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखिए ये जो भी इसका जो स्ट्रक्चर है SCO का, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस पर टाइम फिर से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग पुराने वीडियोस देखिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। तो फिर हम अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है। अब यहाँ पे क्या है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, न्यूज़ ये है भाई कि भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें 7वीं जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उसकी बैठक में वर्चुअली जो है पार्टिसिपेट किया था या हिस्सा लिया था। अब ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये क्या है कि रसिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है, तो वहाँ पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए रसिया के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, जिसका इस बार 7वीं बार इसका आयोजन किया गया था। साथ ही एक चीज़ और तथ्यात्मक जानकारी है कि यहाँ पर जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पर व्लादिवोस्तोक एक शहर है, तो वहाँ पर व्लादिवोस्तोक में जो वाणिज्यिक दूतावास की 30वीं वर्षगांठ थी, भारत ने वहाँ पर अपना जो बनाया हुआ था। अब EEF के बारे में बात करें तो भाई इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और रूस के सुदूर पूर्व में, जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, विदेशी निवेश वगैरह को प्रोत्साहन देने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब देखिए जो कि चाइना जो है यहाँ से चाइना से लगता हुआ क्षेत्र है, ये चाइना के उत्तर में आ जाएगा, उत्तर पूर्व में या उत्तर में, तो चाइना का या जो इस क्षेत्र के भागीदार उनके हित की यहाँ पर बात करी गई है कि चाइना का और भारत की क्या क्या ऐसी योजनाएं पहलों की बात करी गई। तो चाइना जो है, चाइना ने एक अपना जो उसका प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो उस वहाँ से ध्रुवीय समुद्री मार्ग पोलर सी रूट को बढ़ावा देने के लिए भी चाइना की महत्वाकांक्षा है कि वहाँ पर कुछ काम किया जाए। फिर चाइना ने और भी कुछ परियोजनाएं चालू करके वहाँ पर रखी हैं, और चाइना के बहुत सारी डॉक्टर्स वगैरह हैं या बहुत सारे लोकल की जो कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छा खासा उनने इन्फ्लुएंस क्रिएट करके रखा हुआ है। हालांकि रूस का उद्देश्य ये है कि भाई भारत भी वहाँ पर आए और दूसरे देश भी आए, किसी एक क्षेत्र विशेष का, किसी देश विशेष का वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित ना हो, तो इसके लिए दूसरे देशों को भी चाइना
रूस जो है आमंत्रित करता है वहाँ पर कि आई भाई आप आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गतिविधि को प्रमोट कीजिए या अपने देशी कंपनियों को यहाँ पर लेके आइए ताकि वो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में योगदान करें। तो यहाँ पर चाइना की देखो हमको सीखने वाली बात यह है, यहाँ पे ये बोला गया है कि चीन जो है कुछ परियोजनाओं के साथ रूस के साथ सहयोग कर रहा है। कौन सी परियोजना है? ब्लागो वेस्चैनस्क और हे शहरों की जोड़ने की परियोजना। फिर उसके बाद बोलता है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की परियोजना और निज नैली निनिस्काय और तोंगजियांग। तो हमको देखने वाली बात यह है कि जो ये इस टाइप के शुरुआत के जो नाम हैं दो, ब्लागो वेस्चैनस्क और निज नैली निनिस्काय, ये रसियन नाम है। तो इस टाइप के कुछ नाम आते हैं तो वो रसियन या यूक्रेनियन नाम भी हो जाएंगे, क्योंकि रसियन और यूक्रेनियन नाम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसी टाइप से हे और तोंगजियांग इस टाइप के नाम हम हालांकि पहले से भी आप लोग जानते हैं, इस टाइप के चाइना नाम आएंगे। तो जब भी कभी एलिमिनेशन के लिए आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। अब कुछ और हैं, साउथ कोरिया और जापान की भी यहाँ पर पहल चल रही है, लेकिन अगर भारत की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो हम उस पर बात करते, तो फिर हमारे लिए उतना काम करनी, मेंस के लिए ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट काम की बन सकती है। हालांकि ये स्पेसिफिक रीजन की बात करी जा रही तो संभावना कम है। रसिया और इंडिया के संबंधों को लेकर, या यहाँ पर रसिया इंडिया चाइना या पूरी ग्लोबल भू राजनीति में क्या इम्पैक्ट हो, उन सब मतलब एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कई बार बायलैटरल रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब उस देश से हमारी अच्छी खासी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, जैसे भारत जापान के बीच में पूछ लिया, भारत फ्रांस के बीच में पूछ लिया, इस टाइप से कुछ है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक रीजनल कॉपरेशन की बात करी गई है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, यानी जो क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन है, आपदा जोखिम प्रबंधन, उसके लिए बात करी गई है। तो क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ये जो है ये किसका पहल है? तो आप लोगों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है क्वाड देशों की याद रखना। क्वाड में कौन कौन से मेंबर आते हैं? ऊपर जापान, नीचे ऑस्ट्रेलिया, एक साइड अमेरिका और दूसरी साइड इंडिया। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो ये चारों जो देशों ने मिलके ये इस पर हस्ताक्षर किया। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई? कि इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं डिजास्टर से संबंधित उनको कम करना है, रिजिलियंट मजबूत अवसंरचना तैयार करना है, जो देश हैं उनकी सहायता करनी है। तो ज़्यादातर पॉजिटिव बातें ही की जाती हैं इस टाइप से कि हाँ भाई पॉजिटिवली हम हेल्प करेंगे, या कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको कम करने का काम करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वाड देशों के द्वारा और कौन सी पहलें हैं जो सहयोगात्मक पहलें हैं? तो अमेरिका के द्वारा विकासशील देशों को उपग्रह और भू स्थानिक जानकारी प्रदान करने के लिए, यानी कि सैटेलाइट और जियो स्पेशियल जो डेटाज है वो प्रोवाइड करने के लिए नासा SERVIR पहले स्टार्ट की गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये नासा SERVIR पहल का उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों को सैटेलाइट्स और जियो स्पेशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो मुहैया करानी है, उपग्रह और भू स्थानिक प्रणाली। उसके बाद जो है जापान के द्वारा एशिया प्रशांत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सूचना मंच, इसकी एक पहल स्टार्ट करी गई है कि एशिया प्रशांत के लिए एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, मतलब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए एडॉप्टेशन जो अपनाया जाना, उसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है APPLAT। अब इससे सीखने वाली बात यह है कि भाई अगर कुछ ऐसा नाम आ जाता है कि APPLAT तो आप गैस कर पाएंगे AP मतलब हो सकता है एशिया पैसिफिक, और प्लेट का मतलब प्लेटफॉर्म, यानी कि इस टाइप से कुछ नाम होगा तो हम गैस कर लेंगे ऑप्शन में। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, मैक्स टू मैक्स 35 से 45 क्वेश्चन, कितना भी आप पढ़ लें इतने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 45 भी शायद मैं बहुत ज़्यादा नंबर बोल रहा हूँ। आप ये जो भी पढ़ के जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई इसके बाद जो हमको इंटेलिजेंस कैसी लगानी है, हमारी जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी हमने गेन किया है अभी तक, उसका उपयोग करके MCQ सॉल्व करने हैं। तभी आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सिलेक्शन उठा पाएंगे। फिर हम अगर आगे बढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशांत महासागर और जलवायु और महासागर समर्थन कार्यक्रम, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जलवायु और महासागर समर्थन प्रोग्राम है, PPEC करके हम बोल सकते हैं, PPEC या PPEC। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहले, एक रसिया, एक US के द्वारा पहले है क्वाड से, एक जापान के द्वारा और एक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब इंडिया के द्वारा भी कुछ ना कुछ काम किया गया होगा, तो ऐसी कुछ बात करी जाएगी, हम देख लेंगे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा जोखिम को कम करने के लिए और कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहलें हैं? तो 3 अंतर्राष्ट्रीय पहलों के बार बार नाम आते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जो इसमें शामिल नहीं है तो वो मैंने ऐड कर दी हैं,
तो आप इनको भी यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। उनको मैंने अलग कलर से ऐड कर दिया, जैसे ऊपर और नीचे ही ऐड है। तो यहाँ पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से 2030 के लिए अपनाया गया। इसके पहले क्या था, ये यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में ये 2015 में जो सेंडाई शहर है जापान का, वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था आपदा जोखिम पर न्यूनीकरण के लिए, यानी मिटिगेशन के लिए, रिस्क के मिटिगेशन के लिए, जो भी डिजास्टर से संबंधित है, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसको अपनाया गया। इसके पहले एक होगियो फ्रेमवर्क था 2005 से लेकर 2015 तक। तो ये फ्रेमवर्क एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रॉपर मुहैया करवाता है किस तरीके से हम इसको डील करें, किस तरीके से हमारे लक्ष्य होंगे, आपको क्या करना चाहिए अलग अलग स्टेट्स को या अलग अलग नेशंस को। तो ये पूरा प्रोविजन है। तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, और इसको बाद में फिर जो है यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसका समर्थन दिया गया। इसके बाद एक है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो नेल्सन मंडेला जो थे वो इंडिया आए हुए थे, और कुछ उनकी बात निकली और फिर ऐसा कुछ आउटकम निकला, तो 1997 में इसको अपनाया गया। तो हिंद प्रशांत के जो क्षेत्र हैं, हिंद महासागर वाले जो लगते हुए क्षेत्र हैं, जैसे एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका, तो यहाँ पर जो रीजन है पूरा, तो ये उन देशों की पहल है, और इसको 1997 में स्टार्ट किया गया था। इसकी अभी अध्यक्षता का सिस्टम ऐसा है कि 2-2 साल के लिए शायद 2-2 साल के लिए इसकी अध्यक्षता अपनाई जाती है। तो जैसे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा 2019 से लेकर 2021 तक के लिए अध्यक्ष की भूमिका निभाएगी, और इसका एक शीर्ष निकाय है जो है IORA। इसका एक शीर्ष निकाय है, मतलब जो उसके हेड ऑफ जो मंत्री वगैरह होते हैं प्रत्येक देश के, वो इसमें प्रॉपर मिलते हैं और कुछ आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। अब जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश को 2021 से लेकर 2023 तक की अध्यक्षता इसकी सौंप दी गई है। तो ये एक पहल है। फिर तीसरी जो पहल है वो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। ये नाम ही से पता चल जाता है कि भाई UN की एक पहल है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए। तो ये तीसरी एक पहल है। तो ये और जो है 3 पहल थी जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारे पास न्यूज आइटम है वो यहाँ पर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई उसकी आवश्यकता पर सुधार की ज़रूरत है, तभी वो बदलती हुई जो वैश्विक प्रणाली है उसमें बदलता हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अपनी रिलेवेंस बनाए रखेंगे। तो अभी ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं भाई, देखो दो या दो से अधिक देशों के द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं, और इनका उद्देश्य होता है कि भाई विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करें। कुल मिला के ये है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसा कोई संगठन या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए कुल मिला के, जो कि वर्ल्ड भर के डेवलपमेंट के लिए या किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए काम करे, वो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रेटन वुड्स संस्थान के अंतर्गत में IMF आता है, WTO आता है, फिर बहुपक्षीय और क्षेत्रीय विकास बैंक हैं जैसे कि विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये सब भी आ जाते हैं। तो ये जो है जैसे कि एशियाई विकास बैंक है, AIIB है और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये एक प्रकार से अल्टरनेटिव व्यवस्था है। पश्चिम के मॉडल जो है, जो ब्रेटन वुड्स संस्थान हो उसकी अपेक्षा जो एशियन कंट्रीज़ ने डेवलप करी, तो ये वाली एक व्यवस्था है। तो हमारे लिए देखिए ये अलग अलग ये जो हमने नाम लिए इन संगठनों के, तो ये इनको देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अलग अलग समय पे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और पहले भी हमने कुछ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, आने वाले टाइम पे और कर लेंगे। और अगर लास्ट में ऐसा लगता है हमको कि नहीं भाई ये संगठन बच गया था, तो उसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। जैसे AIIB के ऊपर क्या है, क्वेश्चन आ चुका है और उसका 2 बार क्वेश्चन आया है। एक उसका पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था, शायद 19 में क्वेश्चन आया था, फिर उसी के ऊपर एक रिपीटेड क्वेश्चन आया कि AIIB है, फिर MTCR है और एक और संगठन है, इन तीनों के बीच में कौन से उसका भारत जो है सदस्य है या नहीं। SCO करके, तो SCO MTCR और जो है AIIB, इसमें से किसका भारत मेंबर। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए हम देख लेंगे फाइनली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष बनाया गया है। एक इंडो पैसिफिक रीजन के लिए
जो त्रिपक्षीय है, मतलब कि तीन देश उसमें शामिल हैं, तो उनके लिए एक विकास सहयोग कोष की स्थापना करी गई है। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई भारत में स्थित जो स्टार्टअप्स हैं उनको नवाचारों को तीसरे देशों, उनके जो नवाचार हैं, तो इस वाली पहल में क्या था कि इसका उद्देश्य ये था कि भारत स्थित जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं या जो भी इनोवेटिव पहल की जा रही हैं वो अपने नवाचारों को तीसरे देशों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ले जाने के लिए सहायता प्रोवाइड करना, कि मतलब इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में ले जाएं, वहाँ पर वो कुछ अच्छा काम करें, उसके लिए इसको सपोर्ट वगैरह करना है। कुछ और बात करी गई है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, सौर गठबंधन है और उसके अंतर्गत स्टार सीक पहल उस पर सहायता प्रोवाइड करनी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने की संभावना क्या है भाई कि हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास जो सहयोग कोष है ये किसके द्वारा बनाया गया है, और फिर नीचे कंट्रीज का एक कॉम्बिनेशन दिया जाए कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में, या जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में। तो ऐसे संभावना बनती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और बाकी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली, तो ये इतनी जानकारी इसके लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर इसके बाद जो एक नई चीज़ है यहाँ पर बात करी गई है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड की। तो है क्या ये चीज़? जैसे कि इसका है कि महामारी की रोकथाम के लिए, तैयारी के लिए और प्रतिक्रिया के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के लिए, प्रिपेयरनेस के लिए और रिस्पॉन्स के लिए, कोई भी अगर जो महामारी वगैरह आती है तो उसके लिए फंड बनाने की बात करी गई है कि सभी देश मिलकर, इसमें भारत भी इसमें शामिल है, और ये फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, ये फंड बनाएंगे ताकि जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनकी क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और उनके लिए लॉन्ग टर्म में उनको फाइनेंस मुहैया कराया सके। तो ये उद्देश्य किया गया है। अब इसकी मेजबानी जो है विश्व बैंक द्वारा समर्थित जो WHO है वो तकनीकी सहायता करेगा, यानी कि वो इसका पूरी कार्यप्रणाली देखेगा, बाकी के देश जो है सो फंड वगैरह मुहैया कराएंगे। और इसका उद्देश्य है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जो भी अंतराल हैं इन चीज़ महामारी वगैरह से लड़ने के लिए, उसको उस अंतरालों को दूर किया जाए। तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी महामारी हो, जैसे पशुजन जूनोटिक डिसीज़ वगैरह हैं जो जानवरों से इंसानों में आ जाती हैं, ये प्रयोगशालाएँ, आपातकालीन संचार है, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्बल इत्यादि को डेवलपमेंट वगैरह के करने के लिए, वो सब जो चीज़ें हैं उनके लिए ये फंड है जो है सहायता मुहैया कराएगा। इसके बाद जो बात करी गई है, भारत के प्रधानमंत्री ने, जो पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, अब देखिए हमने काफ़ी बार जिक्र किया है यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर का हम देखते हैं कि 1991 में जो है विघटन हो गया था। अब उस टाइम पे जब विघटन हुआ तो वहाँ पर जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। अब कुछ लोग उनको ये मानते हैं कि उनने जो शीत युद्ध चला आ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उनका जो अंत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको नोबेल पुरस्कार वगैरह भी मिला। लेकिन कुछ जो रूसी राष्ट्रवादी लोग थे वो उनको सही दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। हालांकि उनकी कुछ नीतियां थी और उनकी अब डेथ हुई है, तो कुछ पूछा सकता है यूएसएसआर के संबंध में इंटरनेशनल या जीएस पेपर 1 में जो विश्व इतिहास है वहाँ पर कुछ पूछा सकता है, वहाँ पर संभावना बन जाती है। आईआर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। कुछ अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनने असल में काम क्या किया था, इनकी अगर हम बात करें तो 1985 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के पतन तक यूएसएसआर का इनने नेतृत्व किया था। अब इनका उद्देश्य क्या था कि यूएसएसआर जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कम्युनिस्ट कंट्री में भाई लोगों के राइट्स नहीं होते हैं, तो इन लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन को सुधारना चाहते थे और उसके लिए कुछ पहलें वगैरह भी स्टार्ट की थी। और कहते हैं वही चीज़ें फिर जाके जो है, और भी रीजन्स थे, लेकिन वैसी जब पहले मिली और आज़ादी मिली तो धीरे धीरे जो है पतन की ओर ये संगठन जो है अग्रसर होता गया। तो इनकी कुछ नीतियाँ थी, जैसे याद रखिएगा आप, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये दो शब्द आ सकते हैं कि भाई ये शब्द अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, तो इनका मतलब क्या है या ये किससे संबंधित है। तो ये जो ग्लासनोस्त है ये खुलेपन की नीति थी, इसमें लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, उन्हें सरकार की आलोचना करना कि भाई वो क्रिटिसाइज वगैरह कर सकते हैं, शामिल था। और इसके बाद जो पेरेस्ट्रोइका जो है इसका उद्देश्य था कि भाई पुनर्निर्माण, जो यूएसएसआर है उसके पुनर्निर्माण का ये कार्यक्रम था, आर्थिक सुधार कार्यक्रम था। बस यही जानकारी हमको अभी याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए कि ये इससे संबंधित था। और फिर बाद में क्या था कि ये जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, इनने जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ एक परमाणु निरस्त्रीकरण पर समझौता किया था, उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, इसके लिए उनको नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया था। फिर एक और जो न्यूज़ आइटम है हमारे पास यहाँ ब्रीफ है, वो है युद्ध अपराध से संबंधित। अब देखिए जैसे क्या होता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है।
अब सेना के बीच में तो लड़ाई होती है और जो भी बड़े स्तर पे जो भी वेपन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अब अगर उस युद्ध के दौरान जो आम आदमी हैं उनको अगर रसिया की जो सेना है या चाहे यूक्रेन के लोग हों, यूक्रेन की सेना है, अगर रसिया किसी क्षेत्र में जाती है, अभी तो रसिया की सेना जो है यूक्रेन के क्षेत्र में ही आ रही है, तो वहाँ पर अगर वो कुछ ऐसे अपराध करने लगे कि आम जो लोग हैं, आम इंसान हैं, उनको वो बहुत ही बड़े स्तर में विकराल रूप में हानि पहुंचाने लगे डायरेक्टली वो क्षेत्र वगैरह जीतने के बाद भी, तो वो एक प्रकार से मानवीय एक प्रकार से घृणित जघन्य अपराध में आ जाता है। तो ऐसे वार क्राइम्स ना हो इन दौरान, इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसका जो रोम संविधि है, रोम स्टेच्यू मतलब जिसके अनुसार ये काम करता है, तो इसने घरेलू संघर्ष या दो से अधिक देशों के बीच कोई भी दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन को संदर्भित करता है। रोम स्टैच्यू जो है ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय है वो रोम स्टैच्यू के अनुसार कोई भी घरेलू संघर्ष या दो से अधिक देशों के बीच के दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन को संदर्भित करता है। दूसरी बात है, इसमें क्या है, जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध शांति काल में। तो ऐसे अगर निहत्थे लोगों के समूह के ऊपर, जो मैंने ऊपर बात आपको बताई प्रकार से कॉन्सेप्ट के तौर पे, अगर ये एक तरफा हमले होते हैं तो इस सब चीज़ में शामिल होते हों किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी, या कोई व्यक्ति अगर ऐसे युद्ध में हो, जैसे कि मान लो रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, तो हो सकता है उन्हीं के ऊपर ये जो है वार क्राइम्स का कोर्ट वगैरह केस वगैरह चलाए जाए, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस तरह के केस वगैरह चलाए जाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा जिनेवा कॉन्वेंशन से निकल के आया है वार क्राइम्स वाला। इसके अंदर में कुछ और भी पहले उनका यहाँ पर जिक्र नहीं है, हम आने वाले टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको इंक्लूड कर लेंगे। अब जिनेवा कॉन्वेंशन में क्या है कि भाई जो सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित और इसके प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करता है और व्यक्तियों को राज्य या उसकी सेना के कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया सकता है। जैसा कि मैंने नाम दिया कि अगर मान लो केस चलाया जाए तो जो व्लादिमीर पुतिन है उनके ऊपर केस चलाया जाए कि भाई उनने ये ज़बरदस्ती ये काम स्टार्ट करवाया था युद्ध, तो सेना के लिए, उस देश की सेना के लिए, ना कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी इसमें जो है केस वगैरह चलाया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, तो थैंक यू। अगर आपको बेहतर लगता है वीडियो तो आप साझा कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा जो ईमेल जो टेलीग्राम का यूज़र अकाउंट वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्टली लिख सकते हैं। थैंक यू।